Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों। इससे पहले के वर्ग में हम लोगों ने भाषा से संबंधित चर्चाएं की। लेकिन कुछ बिंदुओं पर मैंने इससे पहले के वर्ग में ध्यान नहीं आपका आकृष्ट करा पाया। आज मैं पुनः भाषा से संबंधित कुछ बातों की जानकारी आपको मैं देने जा रहा हूं, जो इससे पहले के वर्ग में, इससे पहले के क्लास में नहीं हो सका था। अब जैसे आपने पढ़ा भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, भाषा के गुण यानी कौशल, भाषा मातृभाषा क्या है, मातृभाषा किसे कहते हैं। आज मैं आपको भाषा से संबंधित ही कुछ और जानकारियां देना चाहते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे राष्ट्रभाषा। बच्चों, आज हम जानते हैं कि हमारे देश के अधिकांश भागों में हिंदी भाषा का प्रयोग बोलने के लिए किया जाता है। तो जब देश के अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तब तो हमें राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को ही स्थान मिला है। राष्ट्रभाषा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसका उचित रूप में परिभाषा समझा देना चाहते हैं। राष्ट्र भाषा अर्थात राष्ट्र की भाषा वह भाषा जिसका प्रयोग एक देश के अधिकांश निवासियों द्वारा किया जाता है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो बच्चों, आपको मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रभाषा के रूप में हमारे देश में हिंदी को मान्यता मिली हुई है। अब हम राजभाषा के बारे में आपको बताएंगे कि राजभाषा क्या है। तो राज जोड़ भाषा अर्थात राजकाज की भाषा। अब राजकाज से तात्पर्य है, जैसे आज कार्यालयों में जो अधिकतर अधिकांश कार्यालयों में जो उपयोग किए जाते हैं वह हिंदी भाषा है, यानी वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों में काम काज के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। यानी देश के विभिन्न कार्यालयों में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह राजभाषा कहलाती है। अब है लिपि। बच्चों,
लिपि क्या है? जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां बाहर आती है। तो बच्चों, उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि, और हम इसको जब लिखने का प्रयास करते हैं तो लिखने के जो तौर तरीके हैं, लिखने की जो विधि है वह लिपि कहलाती है। तो परिभाषा के रूप में उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। अब आइए, इससे पहले के वर्ग में भी मैं व्याकरण के बारे में आपको समझाया था। व्याकरण के बारे में आप पहले से भी समझते आ रहे हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। यानी कभी भी हम अगर व्याकरण को नजरअंदाज करके भाषा के शुद्ध रूप को लिखना, पढ़ना, बोलना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। व्याकरण हमें इस बात की जानकारी देता है कि हम किस तरह से अपने भाषाओं का प्रयोग पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए करेंगे। तो बच्चों, इसीलिए व्याकरण की परिभाषा इन तरह से हम दे सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते आ रहे हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके पढ़ने से हिंदी भाषा, जिसके पढ़ने से भाषा शुद्ध पढ़ना, लिखना या बोलना सीखते हैं। तो इसी बातों को मैं इस बुक में आपको लिख करके बता दिया है कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। अब है व्याकरण के भेद। बच्चों, जब हम लोग पढ़ रहे थे, आप लोगों की तरह ही वर्ग में, तो एक व्याकरण चंद्रिका नाम की पुस्तक भी थी। तो उसमें हम लोग जब पढ़ते थे बचपन में तो उसमें लिखा हुआ जो भेद था वो इस प्रकार था कि व्याकरण के 5 भेद होते हैं। अब व्याकरण के 5 भेद कौन कौन से थे? तो वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार। परंतु आधुनिक व्याकरण में आप देखेंगे कि व्याकरण के 4 भेद बताए गए हैं। वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। यानी इन 4 भेदों का वर्णन हम क्रमशः आगे के वर्गों में करेंगे। अब हम कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हम दोहरा रहे हैं। जैसे भाषा के बारे में कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों व विचारों का आदान प्रदान करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था भाषा के 2 मुख्य रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। इसके बाद आपको मैंने मौखिक भाषा के रूप में कहा था कि भाषा का प्राचीनतम रूप मौखिक भाषा कहलाता है। मुख द्वारा उच्चारित भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसके बाद
देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों के यानी प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि को कहते हैं। तो इस तरह से आज मैंने भाषा से संबंधित जो भी कुछ जानकारियां पिछले वर्ग में मैंने नहीं दे पाया उसे आज मैं पूरा किया हूं। और इससे आगे हम लोग फिर व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे कि व्याकरण के अंग जो हैं वर्ण विचार, संधि विचार, पद विचार, वाक्य विचार, इसके बारे में अगले कक्षाओं में मैं चर्चा करूंगा। धन्यवाद।